साथ और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। प्रदूषण देश लाइव का सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां अधिकारों पर सुप्रीम फैसले के बाद भी विवाद लगातार जारी है। सुप्रीम फैसले के एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली में अधिकारों पर सुप्रीम फैसले के बाद विवाद लगातार जारी है। फैसले के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से किया है। फैसले के बाद पहले ट्रांसफर पर ही तकरार नहीं टूटा है। आशीष मोरे के ट्रांसफर को एलजी ने अवैध बता दिया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विसेज सचिव पद से उनको हटाया था। अनिल कुमार सिंह को सर्विसेज का नया सचिव बनाया गया था, लेकिन अब मामले को लेकर एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम फैसले के बाद भी तकरार खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। संविधान पीठ के फैसले के एक दिन बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सचिव का ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। सीजीआई ने अगले हफ्ते बेंच के गठन की बात कही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनावी सरकार को दिए थे, जबकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही थी, लेकिन विवाद क्या है वो आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्रांसफर किया था। वैसे के बाद पहले ट्रांसफर का बचाव देखने को मिला है। सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सचिव बदल दिया था। सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे को सचिव पद से हटा दिया गया था। आशीष मोरे की जगह अनिल कुमार सिंह को सौरभ भारद्वाज ने सचिव बनाया था। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। जलपोर्ट के सीईओ भी अनिल कुमार सिंह रह चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, एक हफ्ते बाद बेंच के गठन की बात भी कही गई है, यानी कि फिर से मामले को लेकर गहमी देखने को जरूर मिल रही है। तो तकरार फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एलजी दफ्तर को क्या आपत्ति है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए मामला समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल फैसला सुनाया जा रहा है कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर है वो केजरीवाल सरकार कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद अब एलजी इसे अवैध बता रही है, आपत्ति क्या जताई गई है उस पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। वो भी हम आपको ये करके बताएंगे। लेकिन जिस तरह से पहले ट्रांसफर पर ही विवाद खड़े हो रहे हैं, उसके बाद सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और दिल्ली घुसती हुई नजर आ रही है। आशीष मोरे के ट्रांसफर को एलजी दफ्तर ने अवैध बता दिया है। आपत्ति क्या है वो आपको बता देते हैं। सचिव सेवा का स्थानांतरण अवैध, मनमाना और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किए बिना हुआ है। ये एलजी दफ्तर के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल सिविल सेवा बोर्ड अधिकारी का तबादला कर सकता है, यानी कि सिविल सेवा बोर्ड को ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो अधिकारी का तबादला कर सके। लेकिन सचिव सेवा के तबादले में दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। फैसले की आधिकारिक प्रति आने से पहले ही मंत्री का आदेश आ गया था, जिस पर अब एलजी दफ्तर की ओर से आपत्ति जताई गई है और केंद्र और दिल्ली के बीच में ये विवाद नया नहीं है, विवाद बहुत पुराना है। आपको बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को इसके बाद फैसला भी सुना दिया था, लेकिन जज एकमत नहीं हो पाए थे। फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था, जिस पर अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 14 फरवरी 2019 को 2 जजों की बेंच ने इससे पहले भी फैसला सुनाया था, लेकिन दोनों जजों का जो मत था, जो फैसला था, वो अलग अलग था। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण मामले में सुनवाई कर रहे थे, लेकिन दोनों जज एकमत नहीं हो पाए थे। तो 2018 से ये विवाद चला आ रहा है। जस्टिस एके सीकरी ने उस दौरान ये माना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ काम कर रहे अफसरों पर नियंत्रण मिलना चाहिए। एके सीकरी का साथ ही साथ हालांकि ये भी मानना था कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं या फिर उससे ऊपर के अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। ये भी जस्टिस एके सीकरी का मानना था, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या अगर उससे ऊपर का कोई अधिकारी है तो उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, नीचे के जो अधिकारी हैं उन पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। वहीं अगर आपको बताएं कि दूसरे जज जस्टिस अशोक भूषण ने
अपने फैसले में ये कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ऐसे में केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण नहीं दिया जा सकता है। यानी कि दोनों जज एकमत नहीं हो पाए थे। फैसले पर एकमत न होने के बाद 3 जजों की बेंच को यह मामला भेजा गया था। केंद्र ने इस बीच 2021 में जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन कर दिया था। संशोधन में ये कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। यानी कि अगर सरकार से अभिप्राय उपराज्यपाल से होगा, यानी कि उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई थी संशोधन करके। और इस पर केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई थी। संशोधन पर केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई, सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के अधिकारों को सीमित कर दिया था और उपराज्यपालों को के अधिकारों को सीमित करने के साथ ही दिल्ली सरकार की शक्तियां बढ़ा दी गई थी। और अब एक बार फिर से पहले ट्रांसफर को लेकर तकरार देखने को मिल रही है और मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सामने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पेश हुए हैं और उन्होंने अपना बयान दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज करा दिया है। उन पर यौन शोषण के आरोप पहलवानों की ओर से लगाए गए हैं। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ब्रजभूषण ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी के सामने, यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है, उसके सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। और जानकारी यह मिल रही है कि ब्रजभूषण सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्रजभूषण पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और इस बीच डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो गए। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज कर लिया है और उनसे कुछ जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत पड़ने पर उनका बयान फिर से दर्ज किया जा सकता है। पूछताछ के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। बता दें कि ब्रजभूषण ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण का 2 बार बयान दर्ज हुआ है। ब्रजभूषण शरण को अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डाटा जमा करने की बात भी कही गई है। बहुत जल्द एसआईटी दोबारा ब्रजभूषण से पूछताछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस की टीम पहलवानों की शिकायत पर यूपी, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा में सबूत जुटाने के लिए भी गई थी। देश के बाहर विदेश में जो आरोप लगे हैं, दिल्ली पुलिस वहां भी संबंधित एजेंसीज के संपर्क में है। ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। महिला की शिकायत पर दर्ज दिल्ली पुलिस की एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी हैं। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है। पीड़ितों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसके मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत देश के नामी पहलवान बीती 23 अप्रैल से ही धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पहले दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की थी कि उन्हें मामले की जांच करनी है, जांच के बाद ही वे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब बाद में सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई और लेकिन अभी भी जो पहलवान हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बीच ब्रजभूषण कोर्ट में अपना बयान दर्ज, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए भी पहुंचे हैं। बुलेटिन में अब बात सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस आलाकमान की सरदर्दी भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो करप्शन और पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ने कल पदयात्रा शुरू कर दी है।
15 मई को सचिन पायलट की यह पदयात्रा खत्म होगी। पदयात्रा के पहले दिन सचिन पायलट 25 किलोमीटर पैदल चले हैं। पहले दिन की यात्रा खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो आगे भी लगाए जाते रहेंगे। मुझ पर निचले दर्जे के आरोप लगाए जाएंगे। ये बड़ा बयान सचिन पायलट की ओर से आया है। तो सचिन पायलट की पदयात्रा जारी है। 15 तारीख तक ये पदयात्रा चलेगी और इस बीच गहलोत सरकार पर बरसते हुए भी पूर्व डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा सचिन पायलट नजर आए हैं। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ एक महीने में दूसरी बार सचिन पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं। जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर के लिए उनकी निकल पड़ी है। पेपर लीक मामले और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा सचिन पायलट कर रहे हैं। पायलट पहले दिन 25 किलोमीटर चले। पहले दिन की यात्रा तोलामल गांव बस स्टैंड पर खत्म हुई थी। इस दौरान पायलट विरोधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अभी तो आरोपों की शुरुआत ही हुई है, अभी मुझ पर कई निचले दर्जे के आरोप लगाए जाएंगे। मेरे साथियों और नजदीकियों के ऊपर भी कई घटिया स्तर के आरोप लगेंगे। मेरे परिवार की राजनीति को आप सब जानते हैं। मेरे विरोधी भी हमारे पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। मैंने हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार का पालन किया है और मैंने कभी ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सचिन पायलट सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं और पहले ही ये जताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन पर अब आगे आरोप भी लगाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की सरदर्दी कहीं ना कहीं सचिन पायलट की ये पदयात्रा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं अब मामले को लेकर के सचिन पायलट की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने पायलट की यात्रा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह संगठन की यात्रा नहीं है, यह सचिन पायलट की व्यक्तिगत यात्रा है। संगठन की यात्रा वही है जिसमें हाथ का निशान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की फोटो हो। यात्रा को लेकर एआईसीसी और प्रदेश संगठन की मंजूरी नहीं ली गई है। एआईसीसी क्या एक्शन लेती है ये एआईसीसी ही जाने, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ही इस पर फैसला लेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब धरने पर सचिन पायलट बैठे थे तो उस दौरान भी कांग्रेस की ओर से सख्त चेतावनी दे दी गई थी कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी और अब एक बार फिर से सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस आलाकमान कोई एक्शन लेगा, यह देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में बात G20 सम्मेलन की भी कर लेते हैं। दरअसल श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 सम्मेलन होना है। सुरक्षा में इस दौरान मरीन और एनएसजी कमांडो लगाए जाएंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। डल झील के किनारे आपको बता दें कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बना हुआ है। लेकिन इस G20 सम्मेलन से पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। घाटी से कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों का पलायन शुरू हो चुका है। बैठक के बाद कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे और अस्थायी रूप से वे फिलहाल रहने के लिए जम्मू चले गए हैं। तो श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 शिखर सम्मेलन होना है। सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। सम्मेलन का आयोजन डल झील के किनारे बने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया जाएगा। इस दौरान झेलम नदी और डल झील में मरीन कमांडो मार्कोस की तैनाती की जाएगी। संभावित आत्मघाती हमलों को रोकने के लिए एनएसजी की टीमें कार्यक्रम स्थलों पर रहेंगी। इनके साथ एसओजी भी होगी। उधर बैठक से पहले घाटी से कश्मीरी पंडितों और अन्य गैर मुसलमानों का पलायन शुरू हो चुका है। वह अस्थायी रूप से रहने के लिए जम्मू चले गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने कश्मीरी पंडित और अन्य गैर मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालयों और आवासों तक ही सीमित रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न जाने के लिए कहा है। उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने को भी कहा गया है। शहर भर में हाईटेक ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल भी किए गए हैं। कई जगहों पर सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस और सीआरपीएफ ने श्रीनगर के साथ साथ आसपास के जिलों में गश्त बढ़ा दी है। सीआरपीएफ कार्यक्रम स्थल के पास खोजी कुत्तों की मदद से विस्फोटकों की खोज का अभ्यास भी कर रही है। श्रीनगर और कार्यक्रम स्थल पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कंट्रोल ऑफिस भी बनाए गए हैं। बैठक के मद्देनजर श्रीनगर को और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। कई जगह निर्माण कार्य जारी हैं। बालू की बोरियों और कंटीले तारों से बने पुराने बंकरों को अंदर से स्मार्ट और बाहर से सुंदर बनाया जा रहा है। नए बंकर बुलेट प्रूफ
शील्ड के साथ बनाए जा रहे हैं और उनके पीछे सैंडबैग छिपा कर रखे गए हैं। बंकरों के बाहरी हिस्से को कश्मीर के पर्यटन स्थलों की तस्वीरों से सजाया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। देश में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1580 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 18,009 रह गई है। सरकार ने अभी भी लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,167 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केस अब घटकर 18,009 हो चुके हैं। मृत्यु दर 1.18%, रिकवरी रेट 98.77% है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।